नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, माइंड को रिफ्रेश करिए और उठ जाइए। थोड़ा सा दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से प्यारे से करंट अफेयर्स के साथ में, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई साहब, जो लोग एक महीने से नहीं नहाए हो, जरा नहा लें। आज सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग 2-4-6 दिन से भी नहीं नहाए वो भी नहा लें, और जो लगातार नहा रहे हैं वो लोग भी अगर नहीं नहाए हैं तो नहा लें, क्योंकि जब नहाते हो तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार सर कैसे जान गए कि नहीं नहाए हैं 2-4 दिन से। भाई मैं जानता हूं नहीं नहाते होगे, ठीक है, लेकिन नहा लो। बॉडी रिफ्रेश होती है, माइंड रिफ्रेश होता है, और आपके जो कार्य करने का जो स्टैमिना होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली वर्क जो एफिशिएंसी होती है आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। योग, प्राणायाम, स्नान, ध्यान, ये सब क्या है, ये सब मस्तिष्क को तेज प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा भोजन, ठीक है, ये सब चीजें जो है आप लोग करिए। और थोड़ा सा भैया जो शीत निद्रा में चले जा रहे हो सब लोग, ठीक है, तो जागो। कल या परसों हमने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक फ्राइडे को रिलीज हुआ था, एसडीएम की पावर और अन्य चीजों के बारे में। उसमें पीसेस में बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्टें जो आती हैं, ठीक है ना, उन पोस्टों के बारे में हमने जानकारी प्रदान की थी। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है भाई साहब, तो जरा जा करके प्लीज उसको देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा वीडियो है, उसमें सभी का हमने ग्रेड पे बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को क्या लगता होगा, पीसीएस में खाली एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीएससी वगैरह की पोस्टें आती नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार की पोस्टें आती हैं। 2018 में जो अलग अलग पोस्टें आई थी उसको हमने मेंशन किया है, और 2024 में जो स्पेसिफिक कुछ पोस्टें थी उसको भी हमने इस वीडियो में क्या किया है, मेंशन किया है। तो आप लोग जाइए और उसको जो है थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि इस समय जो है डिकोड एग्जाम की तरफ से जो टेस्ट सीरीज है आरओआरओ की, उस पर क्या हो रही है, छूट दी जा रही है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूं तो आप ये पाएंगे कि जो कुल हमारे टेस्ट हैं उसमें कितने रहेंगे, 47 टेस्ट, 47 आपके टेस्ट भाई साहब मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इतने टेस्ट अपने आप में आपके लिए क्या है, बहुत हैं। इसमें से 42 जो टेस्ट होंगे आपके, यानी कि जो 42 टेस्ट होंगे, ये होंगे आपके किसके, जीएस प्लस हिंदी के, किसके, जीएस प्लस हिंदी के। और जो 5 टेस्ट इसमें होंगे वो होंगे आपके किसके, करंट अफेयर्स के। टोटल हो गए आपके 47, 42 5 47, 47 टेस्ट अगर आपने लगा लिया, याद रखिएगा आपका काफी कुछ ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, कवरअप हो जाएंगी। इसलिए जो है आप लोग प्लीज टेस्ट को जो है लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट में इस समय अभी ऑफर चल रहा है, यानी कि जो टेस्ट सीरीज आपकी आरओआरओ की बेसिकली कितने की थी, 1500 रुपए की थी, वो टेस्ट सीरीज बेसिकली अभी आपके सामने डिस्काउंट के साथ 500 रुपए का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के साथ अब इसका प्राइस हो गया है 1000, यानी कि 1000 रुपए ओनली। 1000 में अगर आप 47 टेस्ट लगाते हैं, जो कि वो भी क्वालिटी के साथ, ध्यान रखिएगा, एक होता है कि टेस्ट सिर्फ दे देना और एक होता है क्वालिटी के साथ देना। तो भैया ध्यान रखना कि क्वालिटी के साथ आपको चीजों को क्या किया रहा है, दिया जा रहा है। तो इस पर जरा फोकस कीजिएगा कि ये बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। और अंतिम समय में जब आप अंतिम बार चला रहे हो अपनी सफलता के लिए, उस समय टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का सबसे बड़ा रोल होता है। ध्यान रखिएगा, उस समय किताबें नहीं काम आती हैं, उस समय काम आता है आपकी टेस्ट सीरीज और आपका पीवाईक्यूज। तो अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है, ऑफर भी है इस समय टेस्ट सीरीज पर, तुरंत जो है अपना फोन उठाइए और फटाक से पेमेंट कीजिए और टेस्ट सीरीज से एनरोल होइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज हमारा वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से भी चल रहा है। वीडियो टेस्ट सीरीज वाले में 9000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको टेस्ट कराया जा रहा है। वो भी अपने आप में बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव है डिकोड एग्जाम का। आप चाहें तो वीडियो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ करके आप अपने को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 हमारा लॉन्च हो चुका है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे। कई दिनों से मैं लगातार उसके बारे में आपको बता रहा हूं, तो आप लोग उसको भी करिएगा। और किसी भी जानकारी के लिए, चाहे पीसीएस का बैच लेना हो, आरओ का टेस्ट लेना हो, उसके लिए आप 6307495944 या फिर 9506742549 पर आप क्या कर सकते हैं, सीधे जो है आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं, सॉरी जो है टीम से बात कर सकते हैं। और यहां पर आप अपनी क्वेरी को जो है सीधे तौर पर जो है कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को शट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और बाकी अगर कुछ इशू होगा, अगर आपको मुझसे बात करनी होगी तो आप जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। बोल दीजिएगा हृदय सर से बात करनी है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, इसको फिल करने पर आपको क्या कुछ मिलेगा कि अगर
पीसीएस 2025 की तैयारी को लेकर के अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, कोई डाउट है, 2025 पीसीएस को लेकर अगर कोई भी मन में अगर आपको डाउट है, या 2026 में देना है या 2024 में ही अगर आपको एग्जाम दे रहे होंगे, कोई भी डाउट है, आप गूगल फॉर्म फिल करिएगा, गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट करिएगा, आपके पास मेरी कॉल आएगी। कुछ लोगों ने अभी गूगल फॉर्म फिल किया था, उनके पास कॉल नहीं जा सकी मेरी, जल्द ही आप सभी तक मैं पहुंचूंगा और आपकी सभी क्वेरी को मैं शॉर्ट आउट करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, बजाय इसके कि हाय तौबा करके रोना रोते रहिए। ठीक है, मत रोइए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, कोई चला गया तो जाने दीजिए, एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्यार में धोखा वोखा मत खाना। ठीक है, चलो टेंशन भाई साहब मत लेना। ठीक है, अपने पर काम करना। ठीक है, नहीं तो सब लोग छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी अंबर टूटे तारों के लिए शोक नहीं मनाता है, आपका भविष्य आपके लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ते रहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं फटाफट हम लोग रिवीजन, और रिवीजन का पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, जरा पेन कॉपी उठाओ फटाफट जल्दी जल्दी से और करते हैं रिवीजन, या फिर अपनी आंखों को करिए बंद और जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूं उसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत फटाक से क्या करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। चलिए, हाल ही में कौन सा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? तो कौन है? समायरा हुल्लूर। मैंने कल आपसे कहा था कि इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैंने आपको कई बार कहा है कि कोई महिला, यदि कोई भी महिला भारत देश की या वैश्विक स्तर पर कोई महिला कोई भी खिताब प्रथम बार हासिल करती है, कोई रिकॉर्ड बनाती है, तो ऐसा प्रश्न दरअसल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यह प्रश्न एक तरीके से अगर मैं कहूं तो पेपर आउट जैसा है। दैट मींस कि इसके आने के चांस लगभग आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नए अस्थायी जिले का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? 4 तहसील है। चारों तहसीलों के नाम हमने आपको कल बताया था, जिसमें फूलपुर था, सोराव था, ठीक है, करछना था और एक और था। जरा बताइएगा कौन कौन सा था। ठीक है, और वो जिला कौन सा है भैया? जिला है आपका जो आपका कुंभ हो रहा है, महाकुंभ मेला। ठीक है, इसके नाम से एक नया जिला बनाया गया है। 76 डिस्ट्रिक्ट्स अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हो गए हैं। हालांकि यह अस्थायी है, ये इसको बाद में रोक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है अभी हाल ही में? भारत ने। और किसको हरा के जीता है बताइए जरा, या फिर अपने मन में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में पारित 3 नए आपराधिक कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया? चंडीगढ़। जो 3 क्रिमिनल लॉज जो बनाए गए थे अभी हाल ही में, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको एक बढ़िया सा अच्छा सा प्यारा सा आर्टिकल भी कराया था, वो बेसिकली तीनों कानून को पारित करने वाला चंडीगढ़ अपने आप में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का 3रा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? यह किया गया भैया नई दिल्ली में। छठा क्वेश्चन, देश भर में कुल कितने हवाई अड्डे संचालित है अभी फिलहाल? तो 157, और यह उपलब्धि हासिल की गई है उड़ान योजना के द्वारा, जिसको हम कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक। जिसको कब पारित किया गया था? उड़ान योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? जरा जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, या फिर फटाक से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताओ कि उड़ान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और भैया जी लोग और बहनी जी लोग, मैंने कल आपसे कहा था कि सॉइल के ऊपर सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल टेक्सचर भी, आसो सॉइल टेक्सचर, जरा नोट करो फटाक से, क्या? सॉइल टेक्सचर, SOILTEXTURE, सॉइल टेक्सचर। मैंने कहा था सॉइल टेक्सचर के बारे में, हालांकि मैंने नहीं कहा था, लेकिन सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, मैंने कल आपसे कहा था कि मृदा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी सॉइल्स में, अर्थात कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो गोलगप्पे से बैठे रहे होगे तो नहीं किए होगे, अगर एक्टिव रहे होगे तो कल कर लिए होगे, और कर लिए होगे कल अगर, तो क्या होगा कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और बुद्ध जब बने बैठे रहे होगे तो बैठे रह गए होगे। इसलिए जरा कलम चलाओ, हाथ थोड़ा सा ऐसे मसलो, गर्मी पैदा करो थोड़ा, ठीक है, आग के सामने बैठो और लगातार क्या करो, पढ़ाई करो। ठीक है, मिट्टी का चैप्टर रेडी कर लेना भाई साहब, मैं देख रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो
यूनेस्को द्वारा 2024 में किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं फूले नहीं समा रही हैं, बढ़िया मस्त हैं, वाह वाह क्या बात क्या बात। ठीक है, हालांकि कई मुद्दों पर अगर वो अच्छी खुश होती तो अच्छी बात होती। खैर, नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? आप सभी लोगों ने इसका उत्तर दिया, सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करिए। मैं एक बार अक्सर कहता हूं कि आप अगर कमेंट करते हैं, वही कमेंट किया हुआ अगर प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई साहब, पक्का बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। ऐसे ही तो नहीं होता होगा, लेकिन ऐसे में जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, निश्चित तौर पर आपको जो है फायदा होगा इसका। ठीक है, चलो, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेरिस, फ्रांस यानी कि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेताम्बो नंदी नेतृत्व, लुइस स्वान, इमिलिया वर्गन, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो इसका उत्तर जानते होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस जो नेताम्बो नंदी नेतृत्व हैं, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुनी गई हैं। और अब मुझे बताओ कि नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की जो राजधानी है भैया, वो है आपका विंडहॉग, और करेंसी है नामीबियाई डॉलर। पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? सारा कोंगो गेलवा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, नामीबिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका का एक क्या है? देश है। और अगर आप मैप में इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये है आपका छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा देश नामीबिया। इसके जो है पड़ोसी जो देश है वो है साउथ अफ्रीका यहां पर। इसके अलावा नामीबिया की इस तरफ क्या है? बोत्सवाना, और एक पड़ोसी देश है आपका क्या? ये है आपका एंजोला। ठीक है, और बहुत दूर पर क्या है? जाम्बिया। ठीक है, ध्यान रखना कि कोई भी अगर देश चर्चाओं में रहता है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहां कहां से लगती हैं, या फिर उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाता है, या नामीबिया के बारे में वहां की राजधानी, वहां के पीएम, वहां के इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जब भी कोई चीज आप पढ़ें उसको थोड़ा सा इंटरनेट का जरा इस्तेमाल करना सीखें। पीडीएफ से जो है जो खेल खेलते हैं उसे थोड़ा सा हटिए और इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करिए। इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करना है भाई साहब, ठीक है, कुछ और करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, तो बहुत मारे जाओगे। चलो, पता चला कि कुछ और ही स्क्रॉल करने लग गए। ठीक है, ये सब काम मत करना। ठीक है, चलो, यहां के मूल वासियों में बुशमैन, दामाका जातियों का क्या है? नाम आता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपसे जो यहां की प्रमुख जनजातियां जातियां हैं इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, देखो ध्यान रखना, हर एक चीज का अपना सकारात्मक और नकारात्मक जो है महत्व होता है। यह निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपने अपनी जिंदगी को, आप अपने भविष्य को किस ओर ले जाना चाहते हो। इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आप सकारात्मक करेंगे, ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत सफल होंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो आप उतने ही बर्बाद होते चले जाएंगे और कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। समय का पहिया कुछ इस तरीके से घूमेगा, जब इस समय आपका निकल जाएगा, एज निकल जाएगी, तो आप अपने किए हुए कर्मों पर पछताओगे और कहोगे कि शायद मुझे कोई समझा रहा था और मैं नहीं समझता था। ध्यान रखिएगा, हम लोग के जब फादर हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा जो तुम काम कर रहे हो हम करके छोड़ चुके हैं, कहते हैं, अक्सर सुना होगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो उस दौर से, उस स्थिति से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या गलत था क्या सही था। वो आपको समझाते हैं, लेकिन आप सॉरी नहीं समझते हो। जब आप बड़े हो जाते हो थोड़ा सा, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हो, अपने जूनियर्स को समझाते हो कि देखो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि आप उत्साह से निकले हो। ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो नकारात्मक हैं उससे बचिए, इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से करिए, निश्चित तौर पर आपको बखूबी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनेट का फायदा उठाइए आप अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? यानी कि वेयर वाज द 13 नेशनल सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ, नई दिल्ली, बनारस, पटना। जल्दी ये बताओ भैया कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेसिकली आपका बनारस में। और बनारस तो घूमने सब लोग जाते ही होंगे, गंगा आरती भी जाते होंगे। और एक घाट जो प्रमुख है वहां पर कौन सा, जहां पर जो है मृत सैया को रखा था, क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, देखो माइंड से मैं स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो कभी जब घमंड आ जाए तो, या वहां नहीं कहीं भी जाइए, अगर कभी आपको लगे जीवन में कि आपको बड़ा घमंड आ गया पैसे का, रुतबे का, पावर का, उस जलती हुई चिता के सामने जाना और देखना कि बेसिकली आपकी औकात, आपका पावर क्या चीज है।
ठीक है, ध्यान रखना, आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जो कुछ जिसके लिए आप पसीना बहाते हो, उसका महत्व क्या है। ध्यान रखना, महत्व आपके संस्कारों का होगा, महत्व आपके कार्यों का होगा, और महत्व आपकी पढ़ाई लिखाई का होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप शादी करते होंगे, विवाह करते होंगे, जरा बात थोड़ा सुन लेना, बड़े मजेदार है करंट। अभी आगे बढ़ते हैं कि जब आप विवाह करते होंगे, शादी करते होंगे, बहुत लोग खाना खाने आते होंगे, पूरा खाना एकदम जो है खत्म हो जाता होगा, ठीक है। या कोई फंक्शन करते होंगे, तब बहुत लोग आते होंगे, ठीक है, बिल्कुल पूरा सब कुछ सजाते हो जाते होंगे, जिसको देखो गाड़ियों का एकदम पूरा 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 ट्रैफिक सब जाम हो जाता है, पूरी बारात लंबी खड़ी रहती है। लेकिन आपके परिवार का यदि कोई सदस्य जब एक्सपायर होता है, कितने लोग आते हैं भाई साहब, नोटिस कभी करिएगा, आपके दुख में भागीदार होने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं, कार्य बेहतर किया है, तो दुख में शामिल होने वाले लोग ज्यादा होंगे। अन्यथा 2 4 6 10 लोग आएंगे, और वो भी अधिकतर लोग आपके रिलेशन वाले होंगे, अधिकतर आपके आस पड़ोस वाले होंगे, बस बाकी कोई नहीं आएगा, पड़ोसी भी नहीं आएगा अधिकतर मामले में। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कर्म अच्छे करो, पढ़ाई जबरदस्त करो, और अपने को सफलता से महानता की ओर ले जाओ। रजाई से निकलो भाई साहब प्लीज, ठीक है, पढ़ो, चलो आगे बढ़ो। तो हाल ही में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन बनारस में किया गया। आयोजनकर्ता कौन है? नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है सेंटर। और कब से कब तक हो रहा है? 28 से लेकर के 30 नवंबर 2024 के मध्य में। आप लोग कह रहे हो कि सर क्या समझाते रहते हैं बीच में। देखो यही ना, टीचर का यही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं करंट अफेयर पढ़ाऊं, आपको जीवन के हर एक पथ पर मैं आगे ले जाऊं, ताकि मेरी कई बातें आपको जीवन में उतरे, आपके जीवन में, और आप एक नेक इंसान बने। ठीक है, ये उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको करंट पढ़ा दें। टीचर का धर्म यही होता है, आपको हर पल हर जगह सही दिशा जो है आपको प्रदान करें, ताकि आप जो है क्या करें, आगे भविष्य में अपने बहुत बेहतर कार्य करें। ठीक है, टीचर का धर्म इतना ही होता है। आई एम नॉट ए ओनली व्यापारी टाइप समथिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे टच में रहोगे तो मैं तो समझाऊंगा, समझना होगा समझना, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा देना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहां पर बना? कश्मीर, मणिपुर, रामेश्वरम, वाराणसी। तो ये बना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा नोट करिएगा। ये बना आपका तमिलनाडु के रामेश्वरम में। फट से जल्दी नोट करिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बेसिकली रामेश्वरम में बना है। किसके द्वारा बनाया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, जानना जरूरी है। हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले आपसे। अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं, 2.05 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ऑलरेडी एक जो है इस पे ब्रिज बना हुआ था, और इसी के पैरेलल जो है, इसी के पैरेलल जो है दूसरा जो है क्या कहते हैं, जो ये आपका ब्रिज है, ये बेसिकली वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 2019 में। कब? 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था, और 2021 जो है शायद इसका बनने का टाइमलाइन था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको डेट बढ़ा दिया गया, और अब 2024 में जो है ये बनकर के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत यूके 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई भैया? लखनऊ में, पुणे में, बनारस में, नई दिल्ली में। तो यह वार्ता बेसिकली आपकी यानी कि वेयर वाज द इंडिया यूके 2+2 डायलॉग हेल्ड रिसेंटली। तो ये लखनऊ, पुणे, बनारस या फिर न्यू दिल्ली। तो ये हो जाएगा आपका बनारस यानी कि वाराणसी। तो यानी सी सॉरी नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली में होगा, डी ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। हाल ही में भारत यूके 2+2 वार्ता कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई है, और भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में। अच्छा, 2 बार हो गया क्या भैया? चलो ठीक है, 2 बार हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, इसको करो कट। चलो, पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? अगर आपसे पूछ ले तो पहली बार इसका आयोजन बेसिकली हुआ था नई दिल्ली में, और 2023 में। ठीक है, दूसरा कहां हो रहा है? दूसरा भी नई दिल्ली में हो रहा है, और तीसरा कहां पर होगा? तो तीसरा होगा आपका भैया, तीसरा संवाद या तीसरा 2+2 संवाद या वार्ता बेसिकली आपका यूनाइटेड किंगडम में ही होगा। ध्यान रखिएगा ये वाला फैक्ट भी आप लोग। ठीक है, तो 2 हुए दिल्ली में, और तीसरा होगा यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी दिवस बेसिकली मनाया जा रहा है? 349वां, 350वां, 351वां या फिर 352वां? ये गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है, जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 349वां शहीदी दिवस जो है
मनाया जा रहा है। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग जो है जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। और ये देखिए आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं इसको। और ये जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ये सिखों के 9वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आपसे पूछ ले, याद रखिएगा। और अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु तेग बहादुर जी का क्या होता है, जन्म होता है। और इसके अलावा अगर आपको पता होगा 1675 यानी कि वर्ष 1675 में क्या हुआ था, जो मुगल सम्राट हैं औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगलों ने बड़ा खतरनाक काम किया भाई साहब, बड़ी बर्बादी की है मुगलों ने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी बहुत सारे लोग मुगलों को पूजते हैं। अफसोस होता है कि ये वो अपने इतिहास से परिचित नहीं है या किस बात से परिचित नहीं है। दुख इस बात का होता है कि हम अपने इतिहास को सही ढंग से नहीं जानते और समझते हैं। जिन मुगलों ने भारत देश पर न जाने कितना अत्याचार किया, न जाने कितनी लूट की, उन्हीं मुगलों पर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पूछते हैं। खैर, वो उनका अपना अलग मैटर है, क्या कहा जा सकता है। चलिए, तो औरंगजेब के आदेश पर बेसिकली गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। बड़ी निर्मम हत्या की गई थी, शायद आप लोग जानते होंगे। और ऐसे ऐसे सिखों का योगदान भारत देश के लिए बहुत अतुलनीय है और वो पूजनीय है। सिख धर्म के जो लोग हैं बेसिकली जब जब भी देश पर कोई भी संकट आता है, वो अपना तन मन धन सभी न्यौछावर करते हैं। और ऐसे महान लोगों को, ऐसे महान व्यक्तित्व या किसी भी धर्म के लोग, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो लोग देश के काम आते हैं, उन सभी लोगों को नतमस्तक करना चाहिए कि वो धर्म को ना देकर के बल्कि राष्ट्र को जो है अपनी महती भूमिका अदा करते हैं राष्ट्र के लिए। ठीक है, इसके अलावा गुरु नानक, आप लोग जानते होंगे इनको भी। गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक देव आप सभी लोग जानते होंगे। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। और करतारपुर कॉरिडोर से जरा एक बात याद रखो कि करतारपुर कॉरिडोर वाला जो सिस्टम था उसको और बढ़ा दिया गया था। कब तक के लिए बढ़ाया गया है, मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, आपको याद होगा अगर आपको, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, दूसरा, सिखों के अंतिम गुरु के रूप में गोविंद सिंह जाने जाते हैं। और इन्होंने 1699 यानी कि 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना भी की थी। सिख धर्म के लोग अगर करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो बखूबी जो है इससे परिचित होंगे। ठीक है, और आप लोग जो है बेसिकली गुरुद्वारा में जाते होंगे, भोजन वगैरह भी करते होंगे और बड़े प्यार से जो है सिख धर्म जो है अपना स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर बड़े ही प्रशंसनीय हैं वो लोग, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। ठीक है, चलिए, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी कि WMCC की 32वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, पुणे, भोपाल, इंदौर। तो यह भी बैठक बेसिकली नई दिल्ली में ही आयोजित हुई है। आप लोग जानते होंगे वर्ष 2020-21 में बेसिकली क्या था, भारत और चीन के जो सीमा थी, कुछ सीमाएं थी, वहां पर तनातनी थी। बड़ा जो है इस पे द्वंद्व उत्पन्न हुआ था, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था अलग-अलग इसको लेकर के। और ऐसा लगता था कि अब युद्ध हो गया कि तब युद्ध हो गया। तो इन्हीं सारी मामलों को सुलझाने के लिए भी 32वीं बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है कि ताकि जो भारत चीन जो सीमा मामला है उस पर कोई ऐसी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे दोनों देशों को क्या हो, समस्याएं हो। हालांकि आप लोग जानते होंगे चीन की क्या है, विस्तारवादी नीति है। चीन अपने देश का फैलाव बड़े व्यापक स्तर पर करता रहता है और उसकी चाल क्या होती है, अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करना। और वो जानता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कर्ज भी देता है और कर्ज के रूप में जानता है कि देश कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसके बाद उस क्षेत्र में क्या होता है, वो अपना कब्जा करना शुरू कर देता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है, आप देखने को भी आपको मिलता होगा ये सब बातें। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है आपको कि चीन की नीति क्या है, बेसिकली बहुत विस्तारवादी है। ठीक है, तो हालांकि गलत है, क्या किया जाए लेकिन इसके। ठीक है, तो 32वीं बैठक बेसिकली आयोजित हुई नई दिल्ली में। भारत और चीन ने दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार प्रभावी सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति की है। भाई भारत कहता है, क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व क्या है, एक परिवार है। लेकिन अलग अलग देश अगर अपना विस्तार कुछ इस प्रकार से चाहेंगे तो फिर संकट आएगा अलग अलग देशों के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब एक फैक्ट जरा देखते हैं कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया गौरांग लाल दास ने किया और चीन विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक कौन, होंग लियांग ने किया। तो भारत की तरफ से गौरांग लाल दास और चीन की तरफ से होंग लियांग ने जो है दरअसल इस मीटिंग को अटेंड किया और इस पर जो है मतलब अपनी बातें रखी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों ने
सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और वर्ष 2020 की घटनाओं से सीखे गए सबक पर विचार किया। यानी कि जो आप लोग सुने होंगे कि दोनों जो देश के सैनिक है क्या हो गए थे, आप जो है आपस में जो है धक्का मुक्की और कई सारी घटना जो है यहां पे देखने को मिली थी उस समय, अगर आपको याद होगा 2020 में। ठीक है, तो इन्हीं सारे मामलों को सुलझाने के लिए यह बैठक बेसिकली आयोजित की गई थी। ठीक है, चलो, भारत देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा बना है जरा बताइएगा? नेफ्रिथोमाइसिन, एंथ्रोमाइसिन, इलेक्ट्रोमाइसिन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा क्या उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन इज द राइट आंसर। आप लोग एक बात ध्यान देते होंगे कि कई सारी जो मेडिसिन होती हैं, क्या होता है कि जब आप लगातार उसका जो है उसको खाते हैं तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि उन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सीधे तौर पर अगर आप समझें तो वो आपकी बॉडी से क्या होते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं, उस मेडिसिन से क्या होते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि मेडिसिन का जब हम कोई लेते हैं, जब हम कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं हो पाता है। इसीलिए बेसिकली इसको खत्म करने के लिए भारत ने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह स्वदेशी मेडिसिन है और ऐसे में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन लेने से बचें, खासकर एंटीबायोटिक्स को लेने से जरूर बचें। इट्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अगर आपको कुछ लेना है तो आयुर्वेद को फॉलो करिए, ये मेरा आपसे क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मेडिकल मैक्रोबायोलॉजी या बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस अगर आपने किया होगा, डेफिनेटली आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि कितनी हार्मफुल होती हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों का जो मकड़जाल है वो आपको फंसाता है और आप फंसते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करिए, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। ठीक है, बहुत बड़े 30 मार्क आप होंगे अपने घर के, लेकिन भैया दवाई और खाने पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो, तो 3 दशकों के शोध यानी कि रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद भारत ने पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन का निर्माण कर लिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, अगेंस्ट है, एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, आप सब लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे। तो एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो वर्क करती है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि जो आपके एंटीबॉडी बनाती है एक तरीके से ना, रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमताओं को क्या करता है, ये दर्शाता है। इसके अलावा रोगाणु रोधी प्रतिरोध, जिसको हम AAMR तब होता है जब बैक्टीरिया या कोई वायरस, कवक या और परजीवी रोगाणु रोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस पर कोई वर्क नहीं करता है वो। ठीक है, इसके अलावा नेफ्रिथोमाइसिन को आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी कि BIRSC के समर्थन से वॉकहार्ट द्वारा, किसके द्वारा, वॉकहार्ट द्वारा विकसित नेफ्रिथ्रोमाइसिन को मिकनॉफ के रूप में विपणन किया जाता है, मतलब कि इसकी मार्केटिंग की जाती है, इसका सेल किया जाता है, किसके नाम से, मिकनॉफ के नाम से। तो यह फैक्ट भी आपके ना एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कितना इफेक्टिव है, यानी कि की हाइलाइट्स ऑफ नेफ्रिथ्रोमाइसिन, यानी कि ये 10x मोर इफेक्टिव है, 10 टाइम ये मोर इफेक्टिव है भाई साहब ये मेडिसिन आपकी, और ये कंपेयर टू एजेंथ्रोमाइसिन। एजेंथ्रोमाइसिन आप लोग लेते होंगे, बड़ी हैवी एंटीबायोटिक अगर आपने खाई होगी। जब मेरी बहुत तबियत खराब हुई तब मैं खाता हूं, हालांकि बहुत तबियत खराब जब रेयरली होता है, साल 2 साल पे आप लोग भी खाते होंगे, शायद एजेंथ्रोमाइसिन के बारे में जानते होंगे। 4-5 गोलियों का पत्ता आता है और बड़ी 60-70 रुपए के 80 रुपए के साथ आता है ना। यह एजेंथ्रोमाइसिन के कंपेयर में 10 टाइम मोर इफेक्टिव है ये मेडिसिन अपने आप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन यानी कि टारगेट ड्रग्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगा, ये सुपीरियर सेफ्टी रहेगा। ठीक है, यानी कि जो मिनिमल साइड इफेक्ट होगा इसका, ठीक है, बहुत कम इसका साइड इफेक्ट होगा, ये बड़ी अच्छी खूबी इसका। और इसके अलावा हिस्टोरिक डेवलपमेंट क्या है कि फर्स्ट न्यू एंटीबायोटिक्स इन 30 इयर्स, यानी कि पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक आपकी है
पिछले 30 सालों में। तो अपने आप में क्या बड़ी उपलब्धि देश के लिए है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, याद रखिएगा, ठीक है। और ज्यादा मेडिसिन खाने से बचना। अच्छा एक बात और, अगर आपको कभी कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो फिर कभी भी मेडिसिन मत लीजिएगा, बिकॉज ऑफ कोल्ड में मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है। कोई डॉक्टर अगर आपको कहे कि ये मेडिसिन ले लो, कोल्ड में मत लीजिएगा। कोल्ड में मेडिसिन काम आती ही नहीं है। कोल्ड 6-7 दिन तक, 5 दिन तक, 4 दिन तक रहेगा ही रहेगा। कितना ही दवाई खा लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स ले लीजिएगा, पीसीएम, डोलो, अदरवाइज अलग अलग मेडिसिन लीजिएगा, नहीं इंपैक्ट करेगा, नहीं इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। बिकॉज ऑफ जब तक आपकी बॉडी 6-7 दिन के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर लेगी, तब तक उस मेडिसिन का इंपैक्ट नहीं होगा। हां, इंपैक्ट किसका होगा? इंपैक्ट होगा घरेलू नुस्खे का। तो सबसे अच्छा नुस्खा यह है कि आप काढ़ा पीजिए, और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हल्का सा गुनगुना पानी करिए, 1 चुटकी उसमें नमक डालिए, और हर आधे घंटे पर 1-1 सिप पानी पीते रहिए, कोल्ड आपका सही हो जाएगा। या फिर कड़वा तेल लीजिए, मतलब सरसों का तेल लीजिए, उसमें मेथी डालिए, हल्का सा गुनगुना करिए, चेस्ट पर, अपने पैर के तलवे पर, हथेली में मालिश कर लीजिए, जुकाम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सुबह सुबह बढ़िया अरहर की दाल, येलो दाल लीजिए, गर्मा गर्म घी डाल के पीजिए, एकदम शिप मार के, मजा आ जाएगा और जुकाम सब भाग जाएगा। ये सब करिए, मेडिसिन मत लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बता देना, बता दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डिजीज हो यू कैन, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलो, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आता है भैया? ये आप लोग जानते होंगे, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अभी चर्चाओं में है। अभी हम आगे बात करेंगे कि चर्चाओं में क्यों है, लेकिन इसके पहले आप ये जान लो कि बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत कुछ स्टेट्स आते हैं, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेट इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुजरात नहीं आता है, या हरियाणा, या राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं है। और ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, क्या अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जिसमें आपका गुजरात आता है, राजस्थान आता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया आपका, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, 4 स्टेट, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान, ये बेसिकली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, बेसिकली क्या करेगा? ये बेसिकली जो है इसके जो 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा, उसको बफर क्षेत्र बनाया जाएगा, उसको जो है ग्रीन पट्टी से सुसज्जित किया जाएगा। 140 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी, और लगभग 5 किलोमीटर का जो अरावली का जो श्रेणी का जो क्षेत्र होगा उसके आसपास का, उसको ग्रीन पट्टी के रूप में, अर्थात जो है हरी भरी पट्टी के रूप में, यानी कि फॉरेस्टेशन करके उसको विकसित किया जाएगा, ताकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वो क्या हो, कम हो, और काफी ज्यादा कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी का आदि का हो पाए। तो ये अपने आप में जो है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को प्रदर्शित वहां पर किया गया था, ठीक है। और यह किस देश से जो है प्रभावित है, यानी कि किस देश के जो है नॉलेज में था ये, और वही की परिप्रेक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। अगर आपको उस देश का नाम पता है तो बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा और पहल किसकी है? ये पहल है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की, ये पहल है अपने आप पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो, और इसके बारे में जान लो, अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं, अपने आप में सबसे पुरानी श्रेणियों के रूप में जानी जाती हैं, आप सभी जानते होंगे। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में ही क्या है, स्थित है। यह भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में बेसिकली पाई जाती हैं, जिनका ज्यादा वहां पर मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आज के लिए अभ्यास प्रश्न है कि बताओ सिख धर्म के 9वें गुरु कौन हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। आज ही मैंने इसका उत्तर आपको बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, और मुझे आपसे अपेक्षा भी यही है, ठीक है। बाकी तो क्या ही मैं बताऊं, फिर नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्या कर सकते हैं। कहते कहते तो मैं तो पागल हो जाता हूं, लेकिन नहीं देते हैं कोई उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाकी ये अभी मैंने आपको बताया है कि डिकोड एग्जाम पर बेसिकली आपका जो है, इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है। ये जो वीडियो टेस्ट सीरीज था, इसका प्राइस था बेसिकली 1200 रुपए, डिस्काउंट 400 रुपए कर करके इसका प्राइस इसका 800 रुपया कर दिया गया है। और वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से 9000 क्वेश्चंस के माध्यम से, यानी कि 9000 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो है पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें 15 आरओ का टेस्ट होगा आपका, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, 5 सीसैट का टेस्ट होगा, बाइलैंग्वेज आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे,
और नए पैटर्न के आधार पर ये सारे क्वेश्चन होंगे। बढ़िया प्रोग्राम है, डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर भी जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप चाहें तो 9506742546 पर या फिर 6307495944 पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रोग्राम है, आप चाहे तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करना होता है। ठीक है, बाकी आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और निबंध आपको लिखना है कि बताओ नदी संरक्षण से राष्ट्र संरक्षण। बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपको लिखने का प्रयास करिएगा कि नदी संरक्षण से राष्ट्र का संरक्षण कैसे होता है, इसको आपको बताना है। अगर इसको नहीं लिख पाओगे तो मुझे कल कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये टॉपिक कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरे मन के टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, तो जरा कल करके बताइएगा कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जो वीडियो हमने एसडीएम वाला बनाया हुआ है, ठीक है, एसडीएम की पावर और बाकी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी पीसेस की पोस्टों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, बाय बाय, टेक केयर।